हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु इसके बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो ये परमाणु है, सबसे पहले हम इसी के डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। क्या होता है कि परमाणु हम बोलते किसे हैं। अगर जो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, यह वह सूक्ष्मतम कण है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। यानी अगर जो हम परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु क्या होता है, ये वो छोटे से छोटा कण होता है जिसको हम कभी भी विभाजित नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से एक शरीर के बनने में कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर फिर अंगक बनते हैं और अंगक से मिलकर फिर क्या बनता है, एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रकार से परमाणु सबसे छोटा कण होता है जिससे कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ का भी अध्ययन करना पड़ेगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, परमाणु दिमाग में कैसे आया, ध्यान में कैसे आया, किस तरीके से इसके बारे में जानकारी मिली। और 9th क्लास के अंदर इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में कि कैसे कैसे अवधारणाएं थी। परमाणु को हम सूक्ष्मतम कण कहते हैं और इसको विभाजित नहीं कर सकते, ये भी धारणा कैसे उत्पन्न हुई। तो इसके बारे में आपके एनसीईआरटी बुक्स में 3-4 साइंटिस्टों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो देखिए, अगर जो हम भारत के अंदर की बात करें तो भारत में पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार किया गया था। यानी ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले इस बात पर विचार हुआ था कि जो पदार्थ होता है वो पदार्थ के अंदर क्या होता है, अविभाज्य कण होता है। उसके बारे में आज से ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले इस बात पे विचार किया गया था। उसके बाद एक भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कनाड। जो ये भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कनाड, इन्होंने ये प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को अगर जो हम विभाजित करते जाएं और छोटे छोटे कणों, तो अंत में हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और वो इतने छोटे हो जाएंगे कि जब उसके बाद वो विभाजित नहीं हो पाएंगे। यानी उन्होंने ये बताया कि हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब हम उनको विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो यानी जो महर्षि कनाड है, इन्होंने भी इस बारे में प्रतिपादित किया था कि अगर आप एक पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाएं, एक समय ऐसा आएगा, एक अंत समय ऐसा आएगा कि जब आप उसको विभाजित नहीं कर सकते। और जब आप उसको विभाजित नहीं कर सकते, उसी कण को उन्होंने क्या बोला, परमाणु बोला था। जैसे कि आप अगर जो घर में भी कोई चीज वेजिटेबल्स कट करते हो तो एक टाइम ऐसा आता होगा कि जब आप उसको कट करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको आप फर्दर कट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से इन्होंने एक पदार्थ के बारे में बताया कि एक पदार्थ का एक वो है, वह सबसे छोटा कण भाई, जब आप उसको विभाजित करते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा जब आप उसको विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो उसी सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु के रूप में जाना था। और इसी मत को भारतीय दार्शनिक पक्वा कात्यायन ने विस्तृत रूप से समझाया। फिर इसी चीज को पाकवा कात्यायन ने भी विस्तृत रूप से इसको समझाया था। इन्होंने इस समय तक उसका नाम नहीं दिया था, बस ये बताया था कि एक ऐसी सीमा आएगी कि विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु नाम आगे पड़ गया था। तो इसमें चीज को ध्यान रखिएगा। इस मत को भारतीय दार्शनिक पक्वा कात्यायन ने विस्तृत रूप से फिर समझाया था। इस दार्शनिक के बाद फिर एक नए दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने सुझाव दिया और ये बताया कि अविभाज्य कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु। यानी जो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस थे, इन्होंने इसके बारे में ये बताया कि जो अविभाज्य कण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। तो यहां से ये बात आई। लेकिन आपको बता दूं, ये जितने भी दार्शनिक थे, इन्होंने जो बातें कही थी, इसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा अनुप्रयोग नहीं किए थे कि बहुत सारे प्रयोग किए गए हों और उसके बाद इन्होंने बात कही हो। ये केवल विचारों की वैधता हम 18 शताब्दी तक सिद्ध नहीं कर पाए थे। केवल ये विचार थे, उन्होंने अपनी बातों को सत्यापित नहीं किया था।
क्योंकि विज्ञान ये कहती है कि जो आप बात कह रहे हो उसको आपको सत्यापन करना होगा, लेकिन ये उस बात को सत्यापित नहीं कर पाए थे, ये केवल वैचारिक धारणा थी। उसके बाद 18वीं शताब्दी के बाद कुछ वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने इन अवधारणाओं को बदला था। वैज्ञानिक आत्मा एल लाइवज़िए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। यानी एक वैज्ञानिक आत्मा एल लाइवज़िए थे, इन्होंने रासायनिक संयोजन के यानी केमिकल कॉम्बिनेशन के दो महत्वपूर्ण नियमों को दिया था, जिसमें पहला नियम था जिसके अंदर क्या थे, रासायनिक संयोजन के नियम थे। इस नियम के अंदर दो नियम थे, यानी रासायनिक संयोजन के नियम के अंदर दो नियम थे, जिसको मिलकर किसने दिया था, लाइवज़िए और जोसेफ एल प्रॉस्ट ने दिया। ये इसका पहला नियम क्या है, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है और न ही विनाश होता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हमें यह पता लगता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। जैसे अगर जो मैं इसको एक एग्जांपल से लेकर बताऊंगा आपको, तो इसके बारे में एक एग्जांपल समझिए तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देखिए जैसे कि एग्जांपल उदाहरण लेते हैं इसका, हम उदाहरण में ये बात कही जाती है कि जैसे मान लीजिए आपने एक एलिमेंट ए लिया और एक बी लिया, जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मान लीजिए ए बी मिलता है। तो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए ये आपने x ग्राम लिया और ये आपने y ग्राम लिया, अगर जो आपने एक x ग्राम लिया और एक y ग्राम लिया तो जो आपको मिलेगा फाइनल वो x प्लस y ग्राम के इक्वल होगा। यानी जो अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान था वही आपका क्या होगा, बाद में भी द्रव्यमान होगा। जैसे कि अगर तो आपको यहाँ पे एक फेयर एग्जाम्पल लेना है तो मैं वो भी उदाहरण भी लेके बताता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, ये कितना है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ध्यान रखिएगा, कार्बन यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है। देखिए एक परमाणु द्रव्यमान होता है, आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट्स को हो सकता है इसके बारे में जानकारी ना हो, लेकिन जैसे अभी इस चैप्टर के अंदर आपको एक मोलर द्रव्यमान के बारे में भी अध्ययन करना है, तो इसके अंदर क्या होता है, इनका एक परमाणु द्रव्यमान होता है जो कि फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो 12 ग्राम के करीब लगा लो या यू के करीब लगा लो, यू फॉर यूनिफाइड मास। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल आपको मैं नियम समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कार्बन का द्रव्यमान आपका 12 ग्राम है, ये होता है इसका, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो दो है तो इसका कितना हो गया 32 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन का 12 है और दो ऑक्सीजन है, एक का 16 है, तो 16 दूनी 32, तो 12 प्लस में 32 कितना हो गया 44 ग्राम। आप इनको कंबाइन करेंगे, यहाँ पे भी 44 ग्राम और यहाँ पे भी 44 ग्राम। तो इससे यहाँ पे क्या सत्यापित होता है कि अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो सेम रहता है, ना तो इसका विनाश होता है और ना ही सर्जन होता है। 44 ग्राम आपने यहाँ लिया तो 44 ही ग्राम यहाँ होता है। ये आपका पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं, आप इसको पोस्ट करके वीडियो उतार लीजिए। देखिए अभी हमने पढ़ा उसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अब पढ़ते हैं स्थिर अनुपात का नियम। देखिए स्थिर अनुपात का नियम जो है इसको प्रॉस्ट ने दिया था। प्रॉस्ट के इस नियम के अनुसार क्या कहता है, किसी भी यौगिक में तत्व जो होते हैं सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपातों में विद्यमान होते हैं। यानी इस नियम ने यह कहा कि अगर आप कोई यौगिक लेते हैं, एक यौगिक को बनाने के लिए तत्व की जरूरत होती है, तो ये कह रहे जब एक यौगिक बनता है उसके अंदर जो तत्व होंगे वो उनका जो अनुपात होगा द्रव्यमान के सापेक्ष वो हमेशा निश्चित होगा। निश्चित कैसे होगा,
जरा इस नियम के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने H2O लिया, देखिए H2O का के तत्व क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर तो हम बात करें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितना है, 16 है। अगर जो इस 2 और 16 को मैं काटूं तो क्या आएगा, 1:8, यानी ये क्या आएगा, 1:8 आएगा। अब देखिए ये कहता है कि भाई कोई भी यौगिक है, उसके अंदर जो तत्वों का जो निश्चित तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होंगे, चाहे वो सोर्स कोई भी हो। जैसे कि देखिए मान लीजिए हमने जल लिया है, जल का अनुपात आपका 1:8 आया है, यानी जल के अंदर जो तत्व है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके जो द्रव्यमान है ये एक निश्चित अनुपात में विद्यमान है। जैसे कि देखिए आप पानी को चाहे वर्षा का जल ले लीजिए, उसका भी फॉर्मूला H2O होगा। आप नदी का जल ले लीजिए, उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। और आप भूमिगत जल ले लीजिए, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। तो देखिए सोर्सेज अलग अलग हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या है, एक ही है, यानी यौगिक एक ही है। और इनका अनुपात भी क्या होगा, वही सेम 1:8 होगा, 1:8 होगा, 1:8 होगा। तो ये नियम यही कहता है कि भाई कोई भी यौगिक है, उसके अंदर जो तत्व हैं उनके द्रव्यमान के हिसाब से वो निश्चित अनुपात में उपस्थित होंगे, चाहे आप सोर्स कोई भी ले लो। इसी तरीके से आप अमोनिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, NH3 का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब अमोनिया है, किसी भी सोर्स से तैयार किया गया हो, लेकिन जो इसके तत्वों का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, इसके अंदर इसका अनुपात जो रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे आपको बता देता हूँ, नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है 14 होता है और हाइड्रोजन का 3 होता है, तो ये हमेशा 14:3 में ही रहेगा, चाहे किसी भी तरीके के सोर्स से तैयार हुआ हो। तो दूसरा नियम हमारा ये था। अब देखिए जब स्थिर अनुपात का नियम आ गया, इसके बाद समस्याएं क्या थी कि अब इन नियमों का उचित व्याख्यान करा जाना जरूरी था। कि जैसे भाई जो इन्होंने ये नियम दिए हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, सत्यापित है, इनको एलोब्रेट करना ज़्यादा जरूरी था, इनका व्याख्यान करना जरूरी था। तो इसके बाद क्या है, एक जॉन डॉल्टन है, ये आए। इनका जन्म जो था, पहले हम इनके बारे में जान लेते। इनका जन्म जो है 1766 में इंग्लैंड में एक जुलाहा परिवार में हुआ। ठीक है, जॉन डॉल्टन का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में 1766 में हुआ। और मात्र 12 साल की आयु में ये एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हो गए थे। इन्होंने अपनी जीविका शुरू कर दी थी केवल 12 साल की उम्र से। और 12 साल के बाद 7 साल के बाद वो प्रिंसिपल बन गए, यानी 19 वर्ष की आयु में वो क्या हो गए थे, प्रिंसिपल बन गए थे। इसके बाद क्या हुआ, 1793 में जॉन डॉल्टन एक कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के प्रोफेसर के रूप में चले गए, यानी मैनचेस्टर के अंदर वो गणित, भौतिकी और रासायनिक शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर गए। अब जब वो वहां पे गए, वहां पे उन्होंने शोध किए और उन्हीं शोधों के अंदर सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सन 1808 के अंदर इन्होंने अपना क्या दिया, परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। लेकिन इसमें ये चीज ध्यान रखी थी उन्होंने, जब उन्होंने ये नियम प्रस्तावित किया तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, रासायनिक संयोजन के नियमों के ऊपर आधारित था। जो रासायनिक संयोजन के नियम कौन से, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन्होंने इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया। अब उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, क्या प्रस्तावित किया है, क्या उन्होंने दिया है, तो उनकी विवेचना क्या है। पहला तो उन्होंने यही कहा कि जितने भी द्रव्य है, यानी जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी किससे निर्मित होते हैं, परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वो सबसे सूक्ष्म कण होता है, जो जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ना तो परमाणु का निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है, यानी ना तो सर्जन होता है और ना ही विनाश हुआ है। सेम ये बात इन्होंने भी कही। जो हमारे पुराने जो विचारिक थे, जो दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक थे या ग्रीक दार्शनिक थे, जो बात उन्होंने कही, ये भी बात जॉन डॉल्टन ने प्रस्तावित की, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर शोध किए, उसके बेसिस पे इन्होंने ये बातें कही। उसके बाद इन्होंने थर्ड पॉइंट ये बताया गया कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। जैसे कि कोई भी तत्व दिया गया होगा
तो उसके परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा और जो उनके रासायनिक गुणधर्म होंगे वो हमेशा समान होंगे। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए कोई कोई तत्व आपने कंबाइन किया है किसी के साथ, तो जो भी उसका अनुपात होगा या जो भी उनके रासायनिक गुणधर्म होंगे एक तत्व के, वो समान रहेंगे। जैसे H2O जुड़ रहा है तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो गुणधर्म होंगे उसके अंदर वहां पे समान रहेंगे। लेकिन अगर जो आप भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान लोगे तो उनके गुणधर्म अलग अलग होंगे। ये नहीं है कि जैसे जो गुणधर्म इनके यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, वो दूसरे में भी होंगे। अगर जो आप अलग अलग तत्व लोगे तो उनके गुणधर्म भी अलग अलग होंगे और उनका द्रव्यमान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। पांचवा पॉइंट इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या में के अनुपात में विभाजित में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन H2O बन रहा है तो ये एक स्मॉल फ्रैक्शन में बन रहा है, चाहे आप इसका द्रव्यमान जैसे 2:16 था, लेकिन जब आप इसको काटोगे क्या आएगा, 1:8 आएगा। यानी अगर जो ये जुड़ रहा है जैसे कि H2O है, अगर जो हम देखें 2:16 है तो कट के क्या आया, 1:8। तो ये यही कह रहा है कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं जब जुड़ते हैं तो एक सूक्ष्म यानी एक छोटी पूर्ण संख्या के रूप में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ठीक है, दूसरा नियम ये जॉन डाल्टन की थ्योरी थी। ठीक है, देखिए तत्वों के नामों की उत्पत्ति की बात करते हैं। देखिए जैसे बहुत सारे तत्व हैं, उनके नामों की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे कॉपर जो है साइप्रस से उत्पन्न हुआ है। स्वर्ण यानी जो गोल्ड है ये अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, पीला। क्योंकि गोल्ड जो होता है पीला होता है, तो इसको अंग्रेजी वर्ड के पीले वर्ड से लिया गया है, येलो। ठीक है, उससे लिया गया है स्वर्ण जिसे बोलते हैं। इसी प्रकार से जो कुछ तत्व हैं उनके प्रतीकों को हमने लैटिन, ग्रीक या जर्मन भाषाओं के नामों से भी लिया गया है। ये सारे शब्द आपकी बुक से लिए गए हैं, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं बता रहा क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। जैसे लोहे को लैटिन शब्द फेरम से उत्पन्न हुआ है। अगर जो आपसे पूछा जाता है कि लोहे का लैटिन नाम बताइए किससे उत्पन्न हुआ है, तो आप नाम बताएंगे फेरम। एग्जाम में ये भी आ चुका है, ये भी आया हुआ है कि सोडियम किससे उत्पन्न हुआ है, नाइट्रियम से। और आपका पोटेशियम किससे उत्पन्न हुआ है, कैलियम से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो लैटिन ग्रीक या जर्मन भाषाओं से भी ये इन सब तत्वों को बनाया जाता है। तो लोहे, सोडियम और पोटेशियम के क्या नाम है, लोहे का फेरम नाम है, सोडियम का नाइट्रियम और पोटेशियम का कैलियम से उत्पत्ति हुई है। तो ये तीनों के बारे में ध्यान रखिएगा किन से उत्पत्ति हुई है और इनका भी। ठीक है, ये चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपर का, लोहे का, सोडियम एंड पोटेशियम। अब नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान। देखिए परमाणु द्रव्यमान जो भी हमने बात की थी, जो हमने हाइड्रोजन का लिखा 2 ग्राम या 2 U या 16 ग्राम ऑक्सीजन का लिखा, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। 1961 के अंदर परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई C12 समस्थानिकों को मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया। अब यहाँ पे एक शब्द आ जाता है समस्थानिक। देखिए समस्थानिक जो शब्द है ये आपके 4th चैप्टर में इसके बारे में आएगा। इसके बारे में वैसे बता देता हूँ। समस्थानिक का मतलब होता है जिनका परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ठीक है, जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। समान स्थान कहने का मतलब है जिनकी परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे हम बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, तो अब हमें इसी के बारे में, कार्बन जो 12 है उसके समस्थानिक यानी जो कार्बन 12 है, कार्बन जो है एक रूप से ज़्यादा में विद्यमान होता है, तो उसी का एक रूप है कार्बन 12। तो उसके द्रव्यमान के सापेक्ष आपने क्या लिया है, सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को लिया है। अब कैसे सापेक्ष लिया है उसके बारे में मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन तो लिखी है, लेकिन आप देखिए जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपके यहाँ पे कई बार जो होकर्स आते हैं फ्रूट्स वगैरह बेचने, जिससे कि स्क्रैप वैल्यू कबाड़ा वगैरह लेते हैं, तो कई बार क्या करते हैं आपने देखा होगा
कि उनके पास जो वजन तोलने के बट्टे होते हैं वो कम होते हैं, तो क्या करते हैं वो, क्या ऐसे आपको ईंट के टुकड़े दिखाएंगे, कहेंगे ये जो 4 टुकड़े हैं इनका वजन जो है आपका 1 केजी के बराबर है, कि आप इसको और इसको समान मान के चलिए कि जितना वजन इसका होगा उतना ही वजन क्या होगा, इसका होगा, जितना वजन इसका होगा उतना ही वजन इसका होगा। और बहुत सारे आपने ये देखे होंगे, ये ज्यादातर होता है। तो इसी तरीके से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जैसे एक फ्रूट सेलर था, उसके पास एक तरबूज था, वो तरबूज के अलावा भी कुछ और फ्रूट्स बेच रहा था। उसने क्या किया, इस तरबूज को तोला और इसके 12 टुकड़े कर दिए। इसके 12 टुकड़े करने के बाद इसने देखा कि जो 12 टुकड़े हुए हैं इनका प्रत्येक का द्रव्यमान एक फ्रूट के द्रव्यमान के बराबर आ रहा है। तो उन्होंने उसके हिसाब से उसको वेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही क्या देखा गया कि अगर जो हम कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का 1/12 कर दे, यानी कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12 हिस्सा कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं, यानी कार्बन 12 के, यानी एक तरीके से जो हुआ कार्बन 12 का आपका 12 पॉइंट समथिंग होता है, 00 कुछ लगा लीजिए। इसको जब आप 1/12 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 1 के करीब आएगा अप्रोक्सीमेटली। इसको आप 12 एग्जैक्ट मान के चलिए, 12 पॉइंट समथिंग होता है। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1 के करीब ही निकल के आता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो जैसे हाइड्रोजन का आप वजन लेके चलेंगे 1 U, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा होता है हीलियम, उसका 4U होता है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे परमाणु संख्याएं बढ़ती है उस हिसाब से उसकी का क्या बढ़ता है, आपका परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है। तो इन्होंने कार्बन 12 को के सापेक्ष कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12 के हिस्से के बराबर बाकी तत्वों के द्रव्यमान को परिकलित करने का एक तरीका दिया। अब बात करते हैं हम अणु की। अभी हम इसके द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। अब बात करते हैं हम अणु की। देखिए परमाणु के बारे में तो हमने जान लिया, अब अणु के बारे में जानते हैं। अणु क्या होता है? अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा बने होते हैं। यानी अणु क्या होता है, अणु में और यौगिक में फर्क, थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन जो अणु होता है ये सारे गुणों को प्रदर्शित करता है। यौगिक हम कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं, सामान्य होते हैं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आपने 2 तत्व लिए, जैसे आपने ऑक्सीजन लिया O2, यानी 2 ऑक्सीजन मिलकर बन रहे, तो आप इसको अणु बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या रहा है कि ये डिफरेंट से कंबाइन कर सकते हैं। H2 है आपका, हो गया, ये क्या अणु है, तो आप इसको अणु भी कह सकते हैं और इसको आप यौगिक भी कह सकते हैं। इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये समान भी कंबाइंड हो सकते हैं। जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है, H2 हो गया। तो ये सारे क्या हैं, अणु के ही टाइप हैं। लेकिन अगर जो ये डिफरेंट कंबाइंड हो रहे हैं तो आप इसको अणु या यौगिक में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है कि यह यौगिक के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। दूसरा, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसके फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। थैंक यू।